गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज आप लोगों के सामने कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 का दूसरा चैप्टर लहासा की ओर लेकर के आया हूँ। का पहला भाग वीडियो आप ध्यान से देखिए और इससे संबंधित शब्द अर्थ तथा भावार्थ लिखिए। लहासा की ओर। लहासा तिब्बत की राजधानी है। राहुल संकृत्यायन का लिखा हुआ यह यात्रा वृत्तांत गद्य खंड का एक भाग है। राहुल संकृत्यायन, जिनका जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ के पंदाहा नामक गांव में हुआ था, आजमगढ़ जिला के, जहां पर उनका ननिहाल था। उनका मूल गांव आजमगढ़ में ही कनैला नामक गांव पर था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा और लाहौर से हुई। सन 1930 ईस्वी में ये श्रीलंका भ्रमण पर गए और वहीं पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम केदारनाथ पांडे से बदलकर राहुल संकृत्यायन कर दिया। बौद्ध धर्म के वैसे जितने भी अनुयायी होते हैं सब यायावरी यानी भ्रमणशील स्वभाव के होते हैं। यायावरी मीन्स घुमक्कड़। वो चारों तरफ घूमते रहते हैं और वहाँ की संस्कृति, भाषा, सभ्यता को सीखते हैं तथा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। बौद्ध धर्म जब अपना लिए, ये पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। क्योंकि ये घूमते थे, इनका मानना था इनकी रचना में कि घुमक्कड़ो अथाहो जिज्ञासा। केदारनाथ पांडे और राहुल संकृत्यायन का यह मानना था कि घुमक्कड़ो अथाहो जिज्ञासा, अर्थात घुमक्कड़ के पास अथाह ज्ञान होता है। घुमक्कड़ यानी जो घूमने वाले होते हैं, ये समझ लीजिए, ये फैक्ट है। हम जो भी ज्ञान लेते हैं, पुस्तकी ज्ञान, वह कुछ समय के बाद भूल जाता है। लेकिन जो ज्ञान हम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा या प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा पाते हैं तो वह ज्ञान हमारा अस्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि आप अंग्रेजी नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी अभी आप फ्लुएंट, बहुत से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। रीजन की प्रत्यक्ष अनुभव आपको नहीं हो पा रहा है, घर पर माहौल नहीं मिल पा रहा। परंतु वही अगर आप किसी अंग्रेजी भाषी प्रदेश में चले जाएं या देश में चले जाएं तो आप साल भर के अंदर ही भर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको तमिल, मलयालम, कन्नड़ सिखाया जाए तो आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको साल भर ले जाकर छोड़ दिया जाए उस क्षेत्र में और तब सीखा जाए तो आप
पूरा भराटेदार तमिल, मलयालम या कन्नड़ या मलयालम बोलना सीख जाएंगे। जो चीज़ें आप एसएसटी में पढ़ते हैं या साइंस में पढ़ते हैं, एसएसटी में सपोज की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, रेड फोर्ट पढ़ते हैं या ताजमहल पढ़ते हैं या जो भी, और उसको पढ़ने के बाद आप फिर भूल जाते हैं एग्ज़ाम के बाद। परंतु यदि आप वही जाकर के आप वहाँ देख लें, प्रत्यक्ष अनुभव ले लें, तो आप फिर दोबारा उसको कभी भूलेंगे नहीं। इस कारण राहुल संकृत्यायन का मानना था कि अथाहो घुमक्कड़ो अथाहो जिज्ञासा, घुमक्कड़ के पास, घूमने वाले के पास अथाह ज्ञान होता है। इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान हासिल किया, क्योंकि चीन, जापान, तिब्बत, रूस इत्यादि जगहों का इन्होंने यात्रा किया है। इत्यादि जगहों पर सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। देखिए, गद्य लेखन की कुल 16 विधाएं होती हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, गद्य गीत, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, पत्र, निबंध, एकांक, अनुच्छेद, संवाद लेखन, डायरी लेखन इत्यादि कुल 16 विधाएं होती हैं। तो इन्होंने कई विधाओं में अपना लेखन कार्य किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। गंगा दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। घुमक्कड़ शास्त्र जो है उसी में उन्होंने कहा कि घुमक्कड़ो अथाहो जिज्ञासा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी की द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्तांत लेखन में इनका स्थान उच्चतम है। घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा था और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्रस्तुत पाठ जो है लहासा की ओर लहासा पहले ही बताया तिब्बत की राजधानी। तो जब ये यात्रा कर रहे थे सन 1931-32 के आसपास, तो उस समय भारत से नेपाल जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। भारत से नेपाल जाने का कोई सीधा रास्ता, डायरेक्ट रास्ता नहीं था। सॉरी, भारत से तिब्बत जाने का। तो भारत से अगर तिब्बत जाना था तो नेपाल के रास्ते से जाया जाता था। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। फरीकलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। भारत से तिब्बत जाने का जो मुख्य मार्ग है वह है फरीकलिंगपोंग।
भारत से तिब्बत जाने का जो मुख्य मार्ग है वो क्या है? फरी कलिंग पोंग। यह रास्ता आज़ादी के बाद बना, तो उससे पहले भारत क्या नेपाल का भी व्यावसायिक रास्ता, व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैन्य रास्ता भी वही था। सेना भी उसी तरह से जाती थी। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने थे। वहाँ पे जगह जगह क्या था? फौजी चौकियां बनी थी। चाइना का वहाँ पर प्रभाव था, चाइना का क्षेत्र में कब्जा था। तो जगह जगह चीनी फौजी की चौकियां बनी थी, किले बने हुए थे। चौकी यानी कि रहने का स्थान, छोटा झोपड़पट्टी टाइप का, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन यानी चाइनीज सैनिक। चीनी पलटन मीन्स चाइनीज आर्मी, चाइनीज सेना के जवान रहते थे उन चौकियों में। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब क्या है कि वो चाइना के कब्जे से मुक्त है, अब वो हट चुके हैं। वहाँ पर खंडहर हो चुके हैं, कुछ गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग यानी किला, उन्हीं किलों में कोई ऐसा घर जहाँ पे कि जब वो सेना छोड़ करके वहाँ से चले गए तो क्या हुआ कि आसपास के जो लोग थे, गांव गिराव के किसान वगैरह, वो आकर के उसमें रहने लगे। तो जहाँ लोग रह रहे हैं वहीं थोड़े से आबादी है, चहल पहल है, लोग दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ। परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ। आप मीनिंग लिखते जाइएगा। परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ एक किला था। एक परित्यक्त मीन्स त्यागा हुआ, एक जो कि चीनी सैनिक उसको छोड़ के चले गए थे, वैसे ही एक किला पर ये लोग गए, रुके चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तिब्बत की जो संस्कृति है, जो तिब्बत का रहन सहन कल्चर है, वहाँ अनेक प्रकार की दुश्वारियाँ हैं यात्रियों के लिए, तो बहुत आराम भी है। जैसे आराम क्या है, कठिनाइयाँ क्या है, वो आगे बताएंगे। अभी आराम क्या है वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं था। औरतें पर्दा प्रथा नहीं करती थी, मतलब किसी से शर्माना लजाना नहीं। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के अगर भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल ही अपरिचित हों, तब भी आप घर की बहू या सासू से अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में कि बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसको खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हो और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। देखिए क्या सुविधा है कि वहाँ पर जात पात नहीं है। तिब्बत में छुआछूत का भेदभाव नहीं है कि आप राजपूत हो तो ब्राह्मण हो तो हरिजन हो, तो ये कोई भेदभाव नहीं था। औरतों में भी प्रथा नहीं था, वो किसी से लजाती शर्माती नहीं थी। हाँ, वहाँ जो
इस कारण आप किसी के घर में भी जा कर के खाना बना करके मांग करके खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन हाँ, जो निम्न कोटि के भिखमंगे होते हैं, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उन्हें भी था सुविधा, लेकिन जो निम्न कोटि के भिखमंगे होते हैं उन्हें घर में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे, लेकिन बहुत मनाही नहीं होता था। आप किसी के भी घर में चले जाइए, चाहे वहाँ औरत अकेली हो, चाहे दुकेली हो, बहू हो या सास हो, आप उसके घर में जा सकते हैं और अपने चोंगी से, अपने झोले से, चोंगी यानी कि झोले से चाय चीनी इत्यादि दे दीजिए, वो आपको पका करके दे देगी। मक्खन वगैरह दे दीजिए तो आपको वो चाय में मिला के दे देगी। अगर आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम मक्खन जो दिए हैं वो हमारे चाय में पूरा नहीं पड़े, तो आप खुद जा कर के चाय पका करके मक्खन वक्खन डाल करके ला सकते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। वहाँ से चाय पी करके जब चले तो एक आदमी राहदारी यानी राह टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे। तो इन्हें 2 चीट मिली थी। जब चले थे तो झेलम के मजिस्ट्रेट द्वारा इन्हें यात्रा परमिशन रूपी 2 पर्ची मिली थी। मजिस्ट्रेट बना करके देखता है। इनके साथ इनका मित्र सुमति था, एक मंगोल बौद्ध भिक्षुक जिसकी जान पहचान थी, तो उसके कारण इन्हें वो पर्ची मिला था, परमिशन लेटर जिसको कहते हैं। तो इन्होंने वो परमिशन लेटर दिखा दिया, तो फिर वहाँ से निकल लिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ उस दिन शाम को यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। जब वहाँ गए, सुमति जो इनके साथ था, इनका साथ चलने वाला साथी, वो मंगोलिया का रहने वाला मंगोल भिक्षुक था। मंगोलियों का जो शारीरिक बनावट होता है काफ़ी लंबे तंबे होते हैं और चेहरा बिल्कुल लाल होता है। लाल एकदम से, एकदम इतना गोरे होते हैं कि वो थोड़ा सा धूप वगैरह में भी लाल हो जाता है। तो वो था, तो बौद्ध भिक्षुक था, जजमनी पंडित था। तो वहाँ भी थोंगला के उस गांव में भी उसके जान पहचान वाले थे। जान पहचान वालों के कारण वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा सम्मान भी होता था। तो इस कारण उन लोगों को ठहरने के लिए, रुकने के लिए बड़ा उचित स्थान मिला सम्मान के साथ। लेकिन लेखक कहता है कि जब हम 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं एक भद्र यात्री के भेष में थे, घोड़ों पर सवार होकर गए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक कह रहा है कि हम जब इधर से जा रहे थे, भिखमंगे के भेष में थे, बौद्ध भिक्षुक के भेष में थे, तो हमें बड़ा उचित सम्मान के साथ अच्छी जगह ठहरने का स्थान मिला। लेकिन 5 साल बाद जब हम एक भद्र पुरुष के भेष में, यानी सज्जन व्यक्ति की भेष में सूट बूट पहन करके घोड़े पर सवार होकर के आए थे, तो वहाँ कोई उन्हें रुकने नहीं दिया अपने घर। एक किसी गरीब के, सबसे जो गरीब झोपड़ा था, गरीब आदमी का घर था, वहाँ किसी प्रकार से ये रुके। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो 5 साल बाद आए थे तो सुमति इनके साथ था। 5 साल पहले जब आए थे, और बहुत भिक्षुओं का लोग वहाँ सम्मान करते हैं, क्योंकि सुमति के वहाँ पे जजमान थे, को लोग जानने वाले थे, इसलिए इन्हें अच्छा स्थान रुकने के लिए मिला। परंतु 5 साल बाद ये अकेले थे। 5 साल बाद लोग भूल भी गए थे। भद्रपुरुष तो इनका कोई जान पहचान नहीं था, इसलिए वहाँ अपरिचित
को देख करके और जान करके लोग इन्हें रुकने नहीं दिए। दूसरा कारण ये रहा होगा कि वहाँ के जो लोग हैं, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त जो तिब्बत के लोग हैं, छंग पीकर यानी कि दारू मदिरा पी करके होश आवास खो करके सो जाते हैं। तो कहीं उन्हें यह भय था कि अगर हम इसको रोकें और ये हम लोग तो मदिरा पी करके दारू पी करके नशे में होकर के सो जाएंगे और ये पता चलेगा कि सब लूट पाट करके भाग जाएगा, इसलिए उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। क्योंकि लोगों को भय था, ये लोगों को यह डर था कि हम इसको रोके तो ये हमें मार करके सब लूटपाट करके लेकर के भाग जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब शेष भाग हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को देख करके आप वर्ड मीनिंग तथा जीवन परिचय नोट करके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।